फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है, यही सही होगा दोस्तों। देखिए फुफ्फुस धमनी हृदय से, नहीं दोस्तों ये नहीं है, हाँ ये होगा दोस्तों यकृत, दूसरा पित्तरस और तीसरा है वसा। देखिए हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस स्रावित करती है जो वसा के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए सी में ऑप्शन सही है, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। देखिए फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है तथा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। किसी भी रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है दोस्तों। और 63 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक डैश मतलब लिटमस को डैश में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। क्या होगा दोस्तों आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए एक ये मतलब देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह यौगिक दोस्तों हाइड्रोक्साइड लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है और नीला गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है इसका सॉल्यूशन, कैल्शियम ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह यौगिक लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है दोस्तों? तो लिटमस और हल्दी, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन 65 में दोस्तों, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधे के कौन से अभिलक्षणिक अनुकूल लक्षण नहीं है दोस्तों? देखिए सी डी नहीं होगा, मोम की परत का पर्ण ये गलत है और डी में ढलवा टहनियाँ ये भी गलत है दोस्तों। ए होगा गहरी बेधती जड़ें और बी में गुद्देदार तना, ये दोनों होगा दोस्तों। देखिए मरुस्थलीय पौधे शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। ऐसे वातावरण में भूमि में जल वास्तव में उपस्थित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके जड़ें जल के खोज में अधिक गहराई तक चली जाती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा, काष्ठीय, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का संक्षारण है। लोहे का संक्षारण क्या है दोस्तों? लोहे का संक्षारण सी ऑप्शन सही, एक रासायनिक परिवर्तन तथा एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है दोस्तों, यही सही होगा। उसके बाद 67 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, मानवों में डैश जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब डैश अंडे डैश शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। देखिए मानवों में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडे एक शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो देखिए मानवों में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडे एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं, यही होगा सब। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे क्या? तो दोस्तों चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको दो थैले दिए गए, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप चौड़ी पट्टी का थैला उपयोग करेंगे क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल में निम्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 69 में दोस्तों, अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है दोस्तों। देखिए अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है और वही प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक। अभिकथन है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है और कारण है यह एक दुर्बल चुंबक है। देखिए ये सही है लेकिन दोस्तों इसका कारण गलत है। वैद्युत चुंबक के अस्थायी चुंबक सही है। देखिए वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है क्योंकि यह तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वहीं विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय क्षेत्र
समाप्त हो जाता है। यह एक प्रबल चुंबक है जो नरम लोहे के टुकड़े से बना होता है तथा इसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यह एक कृत्रिम चुंबक होता है, अतः कथन ए सत्य है। 71वां क्वेश्चन दोस्तों, सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, बी है अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में ए उत्तल दर्पण होगा और दोस्तों बी क्या होगा, अवतल लेंस हो सकता है, यही सही होगा दोस्तों। देखिए ये सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दिए गए सूचना के आधार पर ए उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस हो सकता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा अंदर वाला तल धंसा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बस मतलब इस दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है। जब इस पर प्रकाश की किरण पुंज पड़ती है तो उसको अपसरित कर देता है। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों? तो 72 का दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है। यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है दोस्तों। देखिए दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा, तो ये देख लीजिए ऊपर वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो वेग होता है नियत वेग से जा रहा है दोस्तों। तो रेखा है तो गति एक समान या वस्तु विरामावस्था में। यदि किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ के ढलान का उपयोग करके इसकी गति की गणना की जा सकती है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला है। देखिए अति झुके अक्ष पर घूर्णन करना यूरेनस है दोस्तों, और बी में ठंडा और हवादार ग्रह कौन सा है दोस्तों? वरुण। और चांद जैसी प्रावस्थाएं दर्शाता है शुक्र, और घनत्व निम्न है किसका दोस्तों? तो शनि का, यही सही होगा। और 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री का होगा दोस्तों। 75वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भों में सत्य है दोस्तों? घर्षण के संदर्भों में सत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों दिए गए कथन में सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम सत्य कथन सत्य है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाला वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। इस घर्षण को गतिज घर्षण के रूप में जाना जाता है। लोटन घर्षण किसी सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को लोटन घर्षण कहते हैं। जमीन पर गेंद या पहिए का लुढ़कना लोटनिक घर्षण का एक उदाहरण है दोस्तों। और नोट में है दोस्तों, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर में, अभिकथन ए, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। रीजन है दोस्तों इसका तर्क, बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है दोस्तों। तो मतलब ये सत्य है और आर असत्य है दोस्तों। देखिए सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन क्षेत्र पर फूंक मारता है, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को अदीप्त क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण दहन के साथ जलता है। यह नीले रंग का होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है ए। देखिए धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। धातु ए द्वितीयक अभिक्रियाशील है। 78 में दोस्तों, डैश एक विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स और वाई है दोस्तों। देखिए विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका प्रमुख स्रोत खट्टे फल, नींबू, संतरे, आंवला, अंकुरित ताले आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 में, गाजर के पौधे की पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास क्या है दोस्तों?
ऑप्शन ए सत्य है दोस्तों। देखिए, मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी शिरा विन्यास होता है। मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ऑप्शन ए सत्य है दोस्तों। देखिए, गाजर के पौधे की पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास है। इसका समर्थन मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी शिरा विन्यास होता है। पत्तियों पर शिराओं के पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। द्विबीजपत्री में जलीदार शिरा विन्यास पाया जाता है, अतः इनमें पाया जाने वाला मूल तंत्र मूलाधार तंत्र होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए दोस्तों। देखिए, ए में है एक कोशिका भित्ति रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक, बी में है कोशिका झिल्ली रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक, तो ऑप्शन और सी में है कोशिका झिल्ली लवक सूत्रकणिका कोशिका द्रव। देखिए दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें है ए और बी पादप कोशिका हैं, बी जीव कोशिका हैं दोस्तों। देखिए, कोशिकांग के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं की सही पहचान है। ए और सी पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक कोशिका झिल्ली लवक कोशिका द्रव शामिल है। बी कोशिका द्रव है, बी जीव कोशिका है। जीव कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक आदि कोशिकांग पाए जाते हैं दोस्तों। 81 में है शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो, यही सही होगा। देखिए, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे हमें अपसारी चिंतन कहते हैं। इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी अपनी कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता का प्रयोग करता है। 82 में है दोस्तों, अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, यही सही होगा दोस्तों। देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अभिकथन ए है शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है। और कारण है दोस्तों, स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः अति अंतर्दर्शी होती है दोस्तों। देखिए, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है क्योंकि स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः प्रति अंतर्दर्शी होती है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अन्वेषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है दोस्तों। तो 84 में देखिए दोस्तों, 84 में ये नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है। नहीं दोस्तों, अलग अलग होता है, ये गलत है। बी में वैज्ञानिक अन्वेषण में केवल एक ही सही विधि है, गलत है दोस्तों, दोनों गलत हैं। देखिए, किसी अन्वेषण में डेटा संख्यात्मक और श्रेणीबद्ध रूप में होता है। संख्यात्मक डेटा संख्या के रूप में एकत्र किया जाता है, श्रेणीबद्ध डाटा को श्रेणी के रूप में एकत्र किया जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषणों में केवल एक ही विधि नहीं होती बल्कि इस पद्धति में कई संस्करण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति परीक्षण और प्रमेय के माध्यम से तथ्यों को निष्पक्ष रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया है दोस्तों, इसलिए दोनों ऑप्शन दोस्तों इसका असत्य है। 85 में है दोस्तों, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है। पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, S1 में है। और S2 में दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। देखिए, S1 तथ्य और S2 निष्कर्ष है दोस्तों, S1 तथ्य और S2 निष्कर्ष है उसका। देखिए, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है और उसका निष्कर्ष जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। इसमें प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में परिणहित होता है तथा S1 तथ्य तथा S2 दोस्तों निष्कर्ष है। 86 में दोस्तों, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है दोस्तों? क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, मतलब सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है, यही ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। देखिए, विज्ञान में सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है। किसी वस्तु, विचार, सिद्धांत से संबद्ध किसी समस्या का समाधान निकालने, कुछ नया रचने, आविष्कृत करने तथा पुनर्सृजित करने के लिए सृजनात्मकता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। 87 में है दोस्तों, कोई छात्रा एक परखनली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। क्या लिखती है दोस्तों? देखिए, ए अवलोकन है, बी निष्कर्ष है। नीला काला, आलू का रंग नीला काला हो जाता है। और बी में है आलू में स्टार्च है दोस्तों। क्या आलू में स्टार्च है? तो ए अवलोकन है, बी क्या है? निष्कर्ष है। देखिए, कोई छात्रा एक परखनली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। इस क्रिया का अवलोकन करने पर आलू का रंग नीला काला हो जाता है क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। तो विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही होगा, मतलब प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। जल के गुणों की चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। विज्ञान के शिक्षक इस प्रतिक्रिया को स्वीकार करें तथा तर्क की व्याख्या करें दोस्तों। 89 में है, प्रतिभाशील विद्यार्थी को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है दोस्तों? तो मानकीकृत पाठ्य चर्चा एवं आकलन, यही सबसे कम वांछनीय है दोस्तों। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में मानवीकृत पाठ्य चर्चा एवं आकलन सबसे कम वांछनीय है। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम है साइंस का पेडागोगी। विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए सत्य है। विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना दोस्तों। देखिए, विज्ञान के किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य कर बनाने हेतु विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना कथन पर अल्पमत प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हिंदी में हम लोग आ गए हैं। ये हो गया गद्यांश दोस्तों और इसी बेस्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, गद्यांश सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। नदी में घुले रसायन कॉलरा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेयजल देश में विशेष रूप से गांवों में फैलने वाले रोगों का सबसे बड़ा कारण है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती है। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अशोधित अवशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही है। यह आत्मघाती कदम है। कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। जब मनुष्य असभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई है। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदी अपने वह क्षमता खोती जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध रणभेरी बजाने का समय आ गया है। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह
जैसी थी, अगर जाते समय कुछ और अच्छी न बना सके तो कम से कम खराब करके तो न जाएं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से रोग का कारण दूषित पेयजल नहीं है दोस्तों? तो चिकनगुनिया। देखिए कॉलरा है, दस्त है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया नहीं है। 92 नंबर है दोस्तों है, गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना दोस्तों। 93 में है, जब मनुष्य असभ्य था तब नदियाँ स्वस्थ और स्वच्छ थी, आज जब मनुष्य सभ्य हो गया तो नदियाँ मलिन और विषाक्त हो गई है। इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियाँ प्रदूषित होती गई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना। 95 में है दोस्तों, हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं, वाक्य मनुष्य के संबंध में किस सत्यता की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो जन्म मृत्यु की ओर संकेत करता है। 96 में है, गद्यांश के अनुसार हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही होगा, अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की जरूरत है। और 97 में है, लाखों मछलियां में रेखांकित शब्द है, क्या है दोस्तों? विशेषण है। 98 में देखिए, लाखों मछलियां में रेखांकित शब्द विशेषण है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा है सर्वनामिक विशेषण है। 98 में है दोस्तों, कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है, वाक्य में निपात है दोस्तों भी वाक्य में निपात है दोस्तों। देखिए कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है, वाक्य में निपात भी है। निपात 9 प्रकार के होते हैं, एक है स्वीकार्य निपात, हाँ जी हाँ, दूसरा है नकारात्मक निपात, नहीं जी नहीं, तीसरा है निषेधात्मक निपात मतलब मत, प्रश्नबोधक निपात है क्या, उसके बाद है 5 में है विस्मयादि बोधक निपात क्या, 6 में है बलदायक निपात नो नी त क सिर्फ केवल, तुलबोधक निपात है सा, अवधारणा बोधक निपात है ठीक लगभग करीब तकरीबन, और आदर बोधक निपात है जी। देखिए 99 में दोस्तों अशोधित का विलोम शब्द है दोस्तों शोधित, देखिए अशोधित का विलोम शब्द शोभित है। अगला वर्ड है दोस्तों ये है दोस्तों काव्यांश है, काव्यांश के बेस्ट पे 5 क्वेश्चन रहता है, वो हम लोग को देखते हैं। देखिए काव्यांश दोस्तों ये है, निर्मी में क्षण भर उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदावे, बैल फैल गई वलखा आंगन में लाड़ा, और सहारा लेकर वारे की टट्टी का हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है दोस्तों? तो 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में किसके वंश के बढ़ने का वर्णन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेमी के बेलों के बढ़ने का वर्णन है दोस्तों। इससे 1 नंबर है दोस्तों, सेम की बैलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों? तो चंदोवे का। मखमली का क्या है, बोने का क्या है, हरे भरे का क्या है, मगर चंदोवे का नहीं किया है दोस्तों। देखिए सेम की बेलों के लिए चंदोवे विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, मखमली हरे भरे बोने विशेषण का प्रयोग किया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो पलटन का प्रयोग किया गया है, पलटन का। सेम की बेलों से निकले अंकुरों के लिए पलटन पद का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 103 नंबर में, सेम की बेलें बहुतायत में चारों तरफ फैल गई, यह भाव कविता में किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है, उनको रहा देखता धीरे धीरे, यही है दोस्तों। 104 में दोस्तों, बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लड़ी, वल्लड़ी। बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लड़ी, बल्ली, लतिया, बेली, बेल के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों।
105 में दोस्तों, अब खड़ी गर्व से मैं डैश अलंकार है, क्या है, मानवीकरण है दोस्तों, मानवीकरण। देखिए, अब खड़ी गर्व से मैं मानवीकरण अलंकार है। उपमा, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक, उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद की रूपक है। अनुप्रास दोस्तों, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है डैश, क्या है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर 20 सही है। इच्छानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना, ये बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है दोस्तों। देखिए, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है इच्छानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना है। 107 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाए, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते रहे। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही नहीं है। देखिए, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना, ये सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना शब्द भंडार सिखाने के लिए युक्ति सही नहीं है। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ, यह गलत है दोस्तों। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है। 109 में है दोस्तों, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग, ए नंबर ऑप्शन सही है। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है भाषांतरण। कि भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। और 110 में क्वेश्चन है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, यही दोस्तों सही नहीं है। देखिए, रचनात्मकता के बारे में रटने के प्रवृत्ति पर बल देती है कथन सही नहीं है। दिए गए शेष अन्य कथन आनंद मिलता है। कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है, परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। रचनात्मकता के बारे में सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देखिए 111 के डी सही नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, यही 111 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, यही गलत है दोस्तों। देखिए, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, श्रवण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प श्रवण के संदर्भ में सही है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है दोस्तों? तो खोजबीन पद्धति भाषा के संदर्भ में नहीं है, ये सही है दोस्तों। योजक सही है, सी सर्वनाम सही है, डी व्याकरण अनुवाद विधि भी सही है। खोजबीन पद्धति वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। 113 में क्वेश्चन है दोस्तों, पठन क्या है? पठन क्या है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। आंसर डी में है दोस्तों, अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है, पठन है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी, मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य
समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे दिए गए अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो सही नहीं उसका चयन करें दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों देखिए सही नहीं है। विद्यार्थियों के साथ उसकी शब्द संपदा पर कार्य करें, ये सही नहीं